सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारे पास इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। लास्ट टाइम हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कौन से फैक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं और कौन से फैक्टर्स डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब उसी जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर वाले को हमें ज़्यादा डिटेल में देखना है। सो बिफोर स्टार्टिंग है ना दिस टॉपिक, मैं थोड़ा सा एक रिव्यू पीछे की तरफ देना चाहूँगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, क्योंकि गाइस ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये वाले टॉपिक के ऊपर मैंने पहले 2 और लेक्चर बनाए थे, वो भी कोई 30 मिनट्स के थे और वो मैंने दोबारा डिलीट कर दिए थे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वाला लेक्चर आज का समझ में नहीं आया तो आपको पूरी रीनल फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी और साथ साथ में रीनल पैथो भी समझ में नहीं आएगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ द रेट एट विच ग्लोमेरुलस इज फिल्टरिंग द एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एक रेट है कि हमारे पास ग्लोमेरुलस कितना अपने अंदर से अमाउंट जो है वो फ़िल्टर कर रहा है, किस रेट पे अपने अंदर से अमाउंट जो है वो फ़िल्टर कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास किस रेट के ऊपर या किस स्पीड पे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। सिंपली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, द रेट एट विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ टेकिंग द प्लेस। ठीक है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हम 2 तरीक़ों से मेजर करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड परमेबिलिटी। ठीक है, जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का कोएफिशिएंट होता है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर से तो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आ जाता है KF इंटू NFP। KF मैंने बता दिया था कि ये मेम्ब्रेन कोएफिशिएंट परमेबिलिटी होती है। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है कि हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो कितना परमेबल है। ठीक है, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। अगर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है अगर वो हमारे पास ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फिल्टर करेगी। ठीक है, और ये मैंने भी बता दिया था कि जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है, जो इसको हम जिक्र करें कोएफिशिएंट ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक, KF के कोएफिशिएंट ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो थी वो मैंने आपको बता दिया था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है। इट इज़ नथिंग बट 3 लेयर का एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमारे पास ये ग्लोमेरुलस का एफरेंट आर्टीरियोल, इस एफरेंट आर्टीरियोल के साथ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई होती है वो, और फिर हमारे पास ये जो विज़रल लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो कैपिलरी की वो होती है, क्या कहते हैं, जो एंडोथेलियल कैपिलरी होती है, इसके साथ इनके पास पोडोसाइट्स वगैरह भी होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो बोमेंस कैप्सूल की जो विज़रल लेयर होती है इसके ऊपर पोडोसाइट्स लोकेटेड होते हैं। ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाते हैं। ठीक है, इनके दरमियान में गैप्स होते हैं जिससे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि जितना हमारे पास ये तीनों हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस को पास होने नहीं देते। तो अगर ये चीज़ याद रख लेना कि अगर हमारे पास 2 आइंस हैं, लाइक एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, दोनों का सेम साइज़ है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा अल्ट्रा फिल्टर होगा एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज वाला क्यों ज़्यादा फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि भाई पहले तो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, जो एफरेंट आर्टीरियोल या ग्लोमेरुलस की कैपिलरी के जो सेल्स हैं वो एक तो पास होने नहीं देते। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वो हमारे पास वो होते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज वगैरह होते हैं, वो पास होने नहीं देंगे। उसके बाद जो हमारे पास सर्टेन पोडोसाइट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे पास है ना प्रोटीन्स वगैरह के लिए या नेगेटिवली चार्ज आइंस वगैरह के लिए कम परमेबिलिटी शो करते हैं, तो वो भी उनको पास होने नहीं देते। ठीक है, और भी फैक्टर्स थे जो कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। तो खैर ये मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दे दिया कि KF क्या है। KF डिटरमाइन करता है कि ना जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसकी ना कोएफिशिएंट कितना है, या उसको ये बताता है कि उस कैपिलरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना है, उसकी परमेबिलिटी कितनी है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कि भाई हमारे पास जो
पेरिट्यूबुलर ये जो ग्लोमेरुलस होता है उस पे हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, कि वो फ़िल्टर करने का जो प्रेशर है वो कितना होता है, ठीक है। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। भाई नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड करता है आपके पास कि ये जो ग्लोमेरुलस वाला एंड है इसके ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, इस आर्टीरियल ग्लोमेरुलस वाले एंड के ऊपर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। फिर ये जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल का ये जो वाला ट्यूबुलर वाला जो पार्ट है, वी कैन से कि ये जो इंटरस्टिशियल वाला जो पार्ट है, ठीक है, इंटरस्टिशियम वाला जो पार्ट, यहाँ पे हमारे पास है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। उसके बाद हम चौथा फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस इंटरस्टिशियम के अंदर प्रोटीन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, प्रोटीन कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिए थे कि अगर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, अगर यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन का प्रेशर यानी कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अपोज करेगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। इसी तरीके से अगर हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियम है, अगर इंटरस्टिशियम के अंदर अगर हमारे पास प्रोटीन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो खिंचवाएगा अपनी तरफ वाटर को, ठीक है, और वो आइंस को या वाटर को वो अपनी तरफ आर्टरी से अपनी तरफ बुलवाएगा। तो यानी कि अगर हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो याद रखना कि जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से ज़ीरो पे आया, ज़ीरो से फिर हमारे पास जब ये इंक्रीज़ होने लगेगा तो क्या होगा कि जैसे ही वो पॉजिटिव वैल्यू लेने लगेगा तो वो क्या करेगा कि वो अब यहाँ से ब्लड के अंदर जाने की करेगा, वो हमारे पास क्या करेगा, वो यहाँ से इंटरस्टिशियम से वो हमारे पास ब्लड के अंदर जाने की करेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज ना इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, याद रख लेना, इंक्रीज इंटरस्टिशियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूसेस द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और अगर आपके पास बॉडी में कहीं पर भी हो एक कैपिलरी एंड है, ठीक है, उसका आर्टीरियल एंड है, आर्टीरियल एंड और इंटरस्टिशियम है, अगर इंटरस्टिशियम के अंदर अगर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने लगेगा तो याद रख लेना कि वो है ना फिल्ट्रेशन को वो करेगा, अपोज करेगा, ठीक। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर एक रीनल प्लाज्मा फ्लो का कॉन्सेप्ट, कि रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, कि हमारे पास किडनी की तरफ ब्लड कितना अमाउंट में आ रहा है। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है कि किडनी की तरफ कितना अमाउंट में ब्लड आ रहा है। हमें पता है कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें 22% ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, 22% ऑफ द कार्डिक आउटपुट ब्लड इसमें आता है, जो कि बहुत हाई अमाउंट होता है, ठीक है। हमें पता है कि अगर एक ऑर्गन है उसकी तरफ कितना अमाउंट में ब्लड आता है वो डिटरमाइन होता है बाय इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर कोई भी ऑर्गन है उसकी तरफ कितना ब्लड आ रहा है वो डिटरमाइंड होता है बाय इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब किडनी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे कोई काफ़ी गुना ज़्यादा ब्लड आता है, ठीक है। तो वो काफ़ी गुना ज़्यादा जो ब्लड आता है वो इसलिए आता है कि यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा ब्लड फ्लो होना लाजमी है, ठीक है। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारे पास रिंगटोन आ गई थी। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि अगर हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास मोर ब्लड फ्लो रिक्वायर है, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं हो सकेगी, क्योंकि मोर ब्लड फ्लो करता क्या है, मोर ब्लड फ्लो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाता है। अगर हमारे पास एफरेंट या ग्लोमेरुलस वाले साइड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास मोर रीनल ब्लड फ्लो क्यों रिक्वायर होता है। मोर रीनल ब्लड फ्लो इस वजह से रिक्वायर होता है कि हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो सके। वाई वी नीड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्वेश्चन ये है कि भाई हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की नीड क्यों पड़ी, ऐसी क्या मौत आ पड़ी थी कि हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की नीड हुई। तो याद रखना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की नीड इस वजह से होती है कि देर आर सर्टेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड एक्सेप्ट by ultrafiltration. There are certain nitrogenous waste material like urea, creatinine. These are highly toxic to the body, which needs to be excreted, which needs to be eliminated, and they can only be eliminated or excreted by ultrafiltration.
ठीक है। ये ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं कि ये हमारे पास बॉडी के अंदर रहेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, हमें इनको निकालना होता है और ये निकालने का एक ही तरीका है, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मोर रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, मोर रीनल ब्लड फ्लो से होता क्या है कि ग्लोमेरुलस पे ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक, फिर ये मैंने बता दिया था कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट आपने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने फ़िल्टर कर दिया है। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि इफरेंट आर्टीरियल पे जब ब्लड पहुंचेगा तो उसमें से कितना अमाउंट ऑफ चीज़ जो है वो हमारे पास, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इज़ फिल्टर्ड। ठीक है, what is filtration fraction? Filtration fraction is nothing but it is actually the determination of how much amount of substance is filtered during ultrafiltration. Filtration fraction is what? It is nothing but it determines how much amount of substances from the blood is filtered during ultrafiltration and what rest is remaining at efferent arteriolar end. ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास फिल्टर हो चुका है और कितना अमाउंट अब हमारे पास इफरेंट आर्टीरियल वाले एंड पे रह गया है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी तो उसका मतलब ही यही है कि हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा हुआ है। ठीक, अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो फिर मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि हमारे पास इफरेंट आर्टीरियल वाली साइड पे प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगे। वी कैन से प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वो इफरेंट आर्टीरियल वाले एंड पे ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो हमारे पास अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, मतलब लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराएगा, क्योंकि अब जो एफरेंट आर्टीरियल से ग्लोमेरुलस पे ब्लड आ रहा होगा, एफरेंट आर्टीरियल उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक हो गया, और फिर जो है वो वेरियस मैकेनिज्म्स होंगे। खैर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो किन किन फैक्टर्स से इंक्रीज होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो उसमें से एक फैक्टर जो कि आज हमें जिसके ऊपर पूरी जो डिस्कशन है वो है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, आज की डिस्कशन किसके ऊपर है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड हाउ किडनी विल रेगुलेट इट। हमें पता है कि किडनी का फोर मोस्ट फंक्शन क्या है, फोर मोस्ट फंक्शन दो हैं। एक तो वो रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को, दूसरा वो एलिमिनेट करती है ना मेटाबॉलिक वेस्ट को। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास केराटिनिन, उसके बाद लाभ होने की थे यूरिया, उसके बाद एक और एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड। पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, ये क्या होता है, ये तो पूरा का पूरा हमारे पास सीक्रेटेड हो जाता है। ये किडनीज के सेल्स वगैरह के अंदर अगर बनता है तो ये जितना बनता है वो सारा का सारा सीक्रेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस कह दो कि जो कि हमारे पास यूज़ होता है कि मेजरिंग के हमारे पास कितना सीक्रेशन या कितना एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, ये एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास डिटरमाइन करता है कि भाई हमारे पास अच्छी खासी जो है वो फिल्ट्रेशन वगैरह सारा सिस्टम जो है वो सही सही चल रहा है। ठीक है, पैरा अमाइनो हिप्योरिक एसिड, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब ही नहीं होता। अगर ये हमारे पास ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो रही, इट मीन्स कि ये हमारे पास सीक्रेट नहीं हो रहा, मसला हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर ये हमारे पास है ना ब्लड के अंदर फुली कम हो जाता है, सारा का सारा सीक्रेट हो जाता है, इसका मतलब ये कि नेफ्रॉन फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो अब हम आते हैं किसकी तरफ कि इफेक्ट किडनी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के ऊपर मैं बता रहा था कि किडनी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करती है। सो अब हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एफरन, जाहिर सी बात है किडनी पे भी जो ब्लड आएगा वो इंक्रीज और वी कैन से हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वाला होगा। जब हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड या हाई आर्टीरियल प्रेशर वाला ब्लड हमारे पास एफरेंट आर्टीरियल पे आएगा तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देगा। क्योंकि ये चीज़ याद रख लेना कि आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा, इट मीन्स कि आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर, पहली बात हमें छोटा सा मैं एक रिव्यू दे दूँ कि आर्टीरियल प्रेशर है क्या, कुछ भी नहीं, बस ये कि
जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी, ठीक है। अब जितना प्रेशर हमारे पास ये एक्सर्ट करेगा और उसको हम आर्टीरियल प्रेशर कह देंगे। तो अगर आप फिजिक्स के अंदर लिहाज से डेफिनेशन देखो तो ब्लड वॉल्यूम क्या है, पानी। वी कैन से एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड वॉल्यूम क्या है, पानी। अब पानी आपका जितना वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज नथिंग बट आर्टीरियल प्रेशर। वी कैन से ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या आर्टीरियल प्रेशर है, नहीं, वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, कि भाई जितना हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है उतना आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड वॉल्यूम ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका मतलब ये कि एफरेंट आर्टीरियल पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ब्लड हमारे पास ग्लोमेरुलस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई कि भाई अगर हमारे पास इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है तो हमारे पास क्या होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मसला सारा ये आता है कि दूसरा मैंने सवाल लिखा, दूसरा सवाल मैंने क्या लिखा है कि किडनी किस तरीके से उसको रेगुलेट करती है, यानी कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है तो किडनी उसको कैसे रेगुलेट करेगी, ठीक है। सवाल क्या है कि अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो किडनी कैसे रेगुलेट करेगी। ये बात कि भाई इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इंक्रीज़ इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, कि किडनी जो है, किडनी का काम क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है। तो अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है, तो किडनी उसको किस तरीके से रेगुलेट करती है, ठीक है। तो किडनी जो है वो इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करती है बाय 3 मैकेनिज्म्स, ठीक है। किडनी जो है वो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है बाय 3 मैकेनिज्म। एक जिसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन, दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर रिफ्लेक्स, तीसरा जिसको हम कहते हैं प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार किताबें तो लिखती हैं कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल भी होता है, तो याद रखना कि जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल जो होते हैं वो एक्चुअली एक्ट करते हैं इस ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स के ऊपर। याद रख लेना कि हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल या नर्वस कंट्रोल वगैरह जो भी होता है वो क्या करता है, वो एक्ट करता है किसके ऊपर, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स के ऊपर। वो किसके ऊपर एक्ट करता है, ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर रिफ्लेक्स के ऊपर। उन जो नर्वस सिस्टम है या हार्मोनल कंट्रोल है उसका प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस पे कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस इज इंडिपेंडेंट। ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स भी एक्चुअली इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी रीएब्जॉर्प्शन, ये जो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स है ये भी मैं बताऊंगा डिटेल में कि ये क्या करता है कि जब हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा देता है, ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इट कैन बी मॉडिफाइड बाय नर्वस रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक, और ऑटो रेगुलेशन। अब हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। ये हमें पता है कि भाई आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। एक चीज़ ये हमारी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब किडनी उसको किस तरीके से रेगुलेट करती है, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको किस तरीके से रेगुलेट करती है। किडनी रेगुलेट करती है 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू। अब हम 3 मैकेनिज्म्स देखते हैं। सबसे पहले ऑटो रेगुलेशन। पहली बात कि ऑटो रेगुलेशन क्या चीज़ है। ऑटो रेगुलेशन इज एक्चुअली नथिंग बट द intrinsic ability of the kidney to regulate blood pressure. ऑटो रेगुलेशन क्या है, इट इज़ द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द किडनी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऑटो रेगुलेशन हर उस जगह पे अगर होती है या अगर बॉडी में कहीं भी होती है तो वो टिश्यू की अपनी ही कैपेबिलिटी या अपनी एबिलिटी की वजह से होती है। ऑटो रेगुलेशन क्या होता, मतलब अगर कहीं पर भी हो रही है बॉडी के अंदर तो वो उसको कौन करवाता है, उसको टिश्यू खुद करवाता है। ऑटो रेगुलेशन को कौन करवाता है, ऑटो रेगुलेशन को टिश्यू खुद करवाता है। वो टिश्यू की अपनी इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है, उसके ऊपर कोई इख्तियार नर्वस सिस्टम को या हार्मोनल कंट्रोल वगैरह को नहीं होता। वो उसकी खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद कैसे है ना, मतलब ब्लड फ्लो को रेगुलेट करा रहा है। अब ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है भाई, ऑटो रेगुलेशन हमारे पास अप्लाई पहली बात कहाँ होता है। ऑटो रेगुलेशन याद रख लेना हमेशा आर्टीरियोलर वाले एंड पे अप्लाई होता है।
ऑटो रेगुलेशन कहाँ अप्लाई होता है? आर्टीरियोलर वाले एंड पर अप्लाई होता है। बॉडी के अंदर कहीं पर भी आर्टीरियोलर वाला एंड होता है, जिसके हमें पता है कि आर्टीरियोल्स के बाद टिश्यू के अंदर जाता है ब्लड, टिश्यू के बाद फिर वो वीनस रिटर्न में आता है। ठीक है, तो आर्टीरियोलर वाले एंड पे हमारे पास ऑटो रेगुलेशन अप्लाई होता है। अगर हम पूरी बॉडी के अंदर देखें, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस किया था कि है ना ब्लड फ्लो कंट्रोल बाय ऑटो रेगुलेशन, तो सारी बॉडी के जो टिश्यूज़ वगैरह थे उसके अंदर ऑटो रेगुलेशन ऐसे एप्लीकेबल होता था या ऐसे अप्लाई होता था कि वो डिपेंड करता था कि टिश्यू की मेटाबॉलिक नीड कितनी है। कि भाई अगर हमारे पास टिश्यू के अंदर है ना, टिश्यू को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर है, तो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास है ना डायलेट हो जाएगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो क्या कर देता था, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती थी तो वो हमारे पास क्या हो जाती थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती। लेकिन अगर उसको ज़्यादा नीड होती थी तो वो हमारे पास क्या हो जाता था, वेजो डायलेशन हो जाता था। लेकिन किडनी के अंदर हमें पता है कि किडनी के अंदर जो है वो पहले ही इतना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है कि उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो होती ही नहीं है। ठीक है, उसको पहले ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा होता है। तो फिर ये किडनी में ऑटो रेगुलेशन क्यों होता है? ठीक है, अब किडनी में ऑटो रेगुलेशन मतलब किडनी में फिर ऑटो रेगुलेशन का क्या काम? ठीक है, किडनी में ऑटो रेगुलेशन क्यों होता है, ये नहीं सवाल ये होना चाहिए कि किडनी में ऑटो रेगुलेशन का क्या काम है। भाई बाकी बॉडी की टिश्यूज़ में तो ऑटो रेगुलेशन का ये काम था कि वो टिश्यूज़ को मेटाबॉलिक नीड्स के लिए एडजस्ट कर रहा था अपने आप को, आर्टीरियल एंड को है ना मेटाबॉलिक नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा था कि टिश्यू को अगर ज़्यादा मेटाबॉलिक नीड्स की ज़रूरत है तो वो आर्टीरियल एंड को डायलेट कर देता था, अगर कम नीड है तो कंस्ट्रिक्ट कर देता था। अब किडनी के अंदर तो पहले ही बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है, तो उसमें मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती। तो ऑटो रेगुलेशन जो है वो किडनी के अंदर क्या काम करता है? तो ऑटो रेगुलेशन किडनी के अंदर हमारे पास क्या काम करता है? वो काम करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब वो कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ऑटो रेगुलेशन का काम किडनी के अंदर क्या है? मेंटेन्स कांस्टेंट। सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि ऑटो रेगुलेशन क्या करता है? इट मेंटेन्स द कांस्टेंट जीएफआर। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिश करता है कि हमारे पास है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कांस्टेंट रहे, ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो ना वो ज़्यादा डिक्रीज़ हो। ठीक है, अब वो कैसे करता है? पहला इफेक्ट बाय मायोजेनिक कंट्रैक्शन, दूसरा बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स। अब मायोजेनिक रिफ्लेक्स क्या होता है कि सपोज करो कि भाई इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर हो रहा है। अब हमें आर्टीरियल प्रेशर को भाई पता है, हमें पता है कि किडनी क्या करता है, उस आर्टीरियल प्रेशर को रिड्यूस कराता है। ठीक है, अब रिड्यूस कराता है कैसे? ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन का भी काम मैंने आपको बताया कि एक तो ये कांस्टेंट जीएफआर बनाता है, दूसरा क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब मायोजेनिक के थ्रू कैसे करेगा? मायोजेनिक के थ्रू ऐसे करेगा कि जब हमारे पास हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ब्लड जब हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर आएगा, तो एफरेंट आर्टीरियोल के सराउंडिंग में एक एफरेंट आर्टीरियोल है सपोज करो, इसके गिर्द क्या होता है? हमारे पास सेल्स होते हैं, जाहिर सी बात है इसके स्मूथ मसल सेल्स होंगे अपने। जब इसमें हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा तो ये क्या करेगा? ये हमारे पास ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इधर। जब ज़्यादा प्रेशर हमारे पास इधर लगाएगा तो क्या होगा हमारे पास कि ये सेल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। ये सेल्स क्या हो जाएंगे? ये सेल आपस में स्ट्रेच हो जाएंगे। ये सेल क्या होंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। जब स्ट्रेच हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि बाहर से कैल्शियम आयंस इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम आयंस जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे। जब कैल्शियम आयंस सेल्स के अंदर आ जाएंगे तो ये हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स थे, ये स्मूथ मसल सेल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। एफरेंट आर्टीरियल अगर हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो क्या होगा कि भाई पीछे से हाई ब्लड प्रेशर वाला जो ब्लड है वो हमारे पास एफरेंट आर्टीरियल पे तो आ रहा है। भाई पीछे से हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ब्लड या हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड हमारे पास एफरेंट आर्टीरियल पे आ रहा है, लेकिन मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया? कंस्ट्रिक्ट हो गया है। कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो मेरे भाई ये बताओ कि ये हमारे पास ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। जब ब्लड हमारे पास ग्लोमेरुलस में नहीं जाएगा तो इफरेंट में नहीं जाएगा, इफरेंट में नहीं जाएगा तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं जाएगा तो हमारे पास वेसा रेक्टा में नहीं जाएगा। जो मेरा महान स्टूडेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट बड़े हैं, इसको बड़ी कॉल्स आती रहती हैं। खैर
मैं ये बता रहा था कि देखो, जब एफरेंट आर्टीरियल अगर हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ब्लड ग्लोमेरुलस में नहीं जाएगा, ग्लोमेरुलस में नहीं जाएगा तो इफ्रेंट में नहीं जाएगा, इफ्रेंट में नहीं जाएगा तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में नहीं जाएगा तो वेसा रेक्टा में नहीं आएगा, वेसा रेक्टा में नहीं आएगा तो हमारे पास वेसा रेक्टा की जो वीनस वाली एंड होती है वो उसमें भी नहीं जाएगा, वीनस वाले एंड में नहीं जाएगा तो हमारे पास इन दी एंड क्या होगा कि रीनल वेन के अंदर हमारे पास ब्लड हमारा नहीं जाएगा, जो पहले का ब्लड होगा वो हमारे पास चले जाएगा। तो इन दी एंड हमारे पास हुआ क्या कि हमारे पास अब कम अमाउंट ऑफ ब्लड है ना रीनल वेन्स के अंदर जाएगा, और रीनल वेन से हमारे पास हार्ट में क्या होगा कि कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा। कम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा तो हमारे पास क्या करेगा, हार्ट कम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगा। अच्छा, चीज़ ये समझना कि कम अमाउंट से मुराद ये है कि हाई से अब बिल्कुल लो आ रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर था, सपोज करो यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की मुझे वैल्यूज़ तो याद नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकली वैल्यूज़ बता रहा हूँ, तो मेरा गला नहीं पकड़ लेना कि आपने इतनी हाई वैल्यूज़ बताई थी। मैं एक हाइपोथेटिकल एक समझने के लिए वैल्यूज़ बता रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पहुँच गया है ना 130 या 140 मिलीमीटर मरकरी। अब जब यहाँ पे हमारे पास रुक गया ब्लड, आगे ब्लड नहीं गया, तो पहले सपोज करो कि जो हमारे पास है ना जितना लो जो वी कैन से कि हमारे पास कम ब्लड प्रेशर वाला जो ब्लड था, या वी कैन से कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला जो ब्लड था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह में, तो वो हमारे पास नॉर्मल वाला ब्लड जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और लेस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वाला ब्लड जो है वो हमारे पास वापस पीछे जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट, और फिर हार्ट जो है वो कम ब्लड प्रेशर वाला ब्लड जो है वो पंप करेगा। ठीक है, तो इससे इन दी एंड होगा क्या कि हमारे पास जो है ना ब्लड जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वापस इसको समझो कि एफरेंट आर्टीरियल पे हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे क्या होगा कि हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ब्लड या हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड आगे मूव नहीं हुआ, पूरी सर्कुलेशन से ब्लड जो है वो वेनस रिटर्न में कम गया तो हमारे पास हार्ट ने कम ब्लड पंप किया। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जब ब्लड हमारे पास कम पंप होगा तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर सडनली लो होने लगेगा। वो लो क्यों होने लगेगा कि जब कम ब्लड पंप हुआ तो वो कम ब्लड जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास कम होने लगेगा। क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे करके कोई ये फार्मूला था, मुझे सही से याद नहीं अभी, वीकेंड नहीं ये नहीं था। आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू हार्ट रेट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इनटू हार्ट रेट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इनटू हार्ट रेट, ये एक हमारे पास फार्मूला था। ठीक है, और इसका एक और फार्मूला थे, बाकी मुझे याद नहीं है, सॉरी, कार्डिक आउटपुट अपॉन नहीं, आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, ये एक फार्मूला था जितना मुझे याद आ रहा है कि आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज है, तो फॉर सपोज आपके पास जैसे आपने एफरेंट आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन की तो हमारे पास क्या होगा कि इस वाले एंड पे और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास सारा वीनस रिटर्न जो है वो कम होगा, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि डिक्रीज कार्डिक मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर वाला, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम वाला ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, तो इवेंचुअली हमारे पास क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दी एंड हमारे पास क्या होगा कि जब डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर वाला ब्लड इस आर्टीरियल वाले एंड पे आएगा तो फिर ये हमारे पास आर्टीरियल भी जो है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस जो थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हाई ब्लड प्रेशर से हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर अरेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि कम कार्डिक आउटपुट जाएगा, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल अप टू द नॉर्मल ये ब्लड फेंकेगा। ठीक है, कम से मुराद ये होता है कि अप टू द नॉर्मल। अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हुआ था, तो हमारे पास जो वीनस रिटर्न जाएगा उससे होगा क्या कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से वो हमारे पास अप टू द नॉर्मल आने लगेगा। ठीक है, जहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हुआ था, जब हमने इसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमारे पास लेस
है ना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो रिटर्न हुआ। जब लेस ब्लड फ्लो हमारे पास रिटर्न हुआ तो लेस वीनस रिटर्न गया, लेस वीनस रिटर्न हार्ट में गया तो हमारे पास हार्ट ने लेस अमाउंट ऑफ लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को उसने पंप किया। तो उससे क्या हुआ कि आर्टीरियल प्रेशर जो कि पहले बहुत बढ़ गया था वो अप टू द नॉर्मल आने लगेगा। ठीक है, जैसे ही अप टू द नॉर्मल आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि भाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो थी, जो कि बढ़ी हुई थी इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर की वजह से, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी, यानी कि इधर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फिर जो आर्टीरियोल्स जो कि कंस्ट्रिक्ट हुए थे वो हमारे पास खुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर ब्लड हमारे पास नॉर्मली आगे आना शुरू हो जाएगा, वही अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, फिर रीएब्जॉर्प्शन होगी और फिर नॉर्मल में वही सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। सो मायोजेनिक इस तरीके से हमारे पास रेगुलेट करता है, जो कि है ना ऑटो रेगुलेशन थी। अब दूसरा ऑटो रेगुलेशन वो है बाय ट्यूबुलोग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, इसको मैं क्या समझाऊंगा बाद में। ठीक है, इससे पहले मैं एक और मैकेनिज्म है जिसको मैं समझाना चाहूँगा, वो है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स। ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, बट द एबिलिटी ऑफ द किडनी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स क्या है, एबिलिटी ऑफ द किडनी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अगर हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, वैदा रेक्टास में जो हो गई, इनके पास एक अपनी एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज रीएब्जॉर्प्टिव एबिलिटी। इनको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्टिव एबिलिटी। ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास अगर देखेंगे कि भाई यहाँ से बहुत ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई, बहुत ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई, ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। अब जब ज़्यादा हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि भाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ गया। जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ गया तो हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोलर वाले एंड पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स ज़्यादा रिमेनिंग हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यही इंक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ब्लड जब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर पहुंचेगा तो इसके अंदर भी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करेगा। ये इस वजह से करेगा कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो लॉस नहीं हो जाए। क्यों, अच्छा ये चीज़ भी समझो कि अगर हमारे पास ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रही है तो अगर हम रीएब्जॉर्प्शन नहीं करते, ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, ये भी चीज़ सुनना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गई तो हमारे पास क्या होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमने जो ज़्यादा अमाउंट में फ़िल्टर हो गया चीज़, अगर हमने इसको रीअब्जॉर्ब नहीं की तो हमारे पास डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला ब्लड रिटर्न होगा, यानी कि हमारे पास जो है जो ब्लड रिटर्न होगा उसका हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। तो हमारे पास बॉडी का आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुई है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। तो ये किडनी की अपनी एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, वो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन कर देता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गई, ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे भाई, प्रॉक्सिमल टिब्यूल पे, डिस्टल टिब्यूल पे, वैसा रेक्टा पे। ठीक, अब दूसरा सवाल ये कि भाई अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ गया है या हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। तो ये हमारे पास ये जो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स वाला मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्या असर आएंगे और ये क्या इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब वापस इस चीज़ को समझो कि अगर हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बॉडी के अंदर हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल पे आएगा। जब हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल पे आएगा तो हमें पता है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर वाले ब्लड्स में हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने की वजह से हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अब इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा तो हुई, अब आप लोग मुझे बोलोगे कि सर आपने तो मुझे बताया था कि जितनी ज़्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन भी होगी। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, यहाँ पे क्या है मसला है कि देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज़्यादा तो हो रही है
लेकिन हमारे पास हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड इतना है कि वो रीनल ब्लड फ्लो बहुत क्विक है, वो हमारे पास क्या है, रीनल ब्लड फ्लो बहुत क्विक है, इसने बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे रुका। हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड था, वो बहुत कम टाइम के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रुका और वो फ़ौरन ही क्विकली जो है वो इफरेंट आर्टीरियल पे पहुँच गया। यानी कि इफरेंट आर्टीरियल पे जो ब्लड पहुँचा है वो हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड है, यानी कि उसका मतलब ये है कि उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अभी बढ़ा हुआ है, उसका इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गई, चलो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। सपोज हाइपोथेटिकल वैल्यूज दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर हो गया 140, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हमारे पास यहाँ पे ब्लड प्रेशर हो गया 130, ठीक है। अब 130 मिलीमीटर मरकरी भी अभी हमारे पास क्या है, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला ब्लड है, ठीक है। अब रीएब्जॉर्प्शन उस सूरत में होती है कि जब हमारे पास पेरिटिबुलर कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो और प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन कब होती है कि जब हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो पेरिटिबुलर कैपिलरीज पे, और प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमारे पास 130 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर है, यानी कि आर्टीरियल प्रेशर पेरिटिबुलर कैपिलरीज पे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी नहीं, रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास अब यहाँ पे नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स जो है वो क्या करेगा, वो अपने आप को सप्रेस कर देगा, ताकि हमारा जो इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हिसाब से एक्सक्रीट कर दे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, ज़्यादा अमाउंट पे हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बने, ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर हमारे पास यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सब्सटेंस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो अमाउंट एक्सेसिव अमाउंट में जो एक्सेस अमाउंट में जो चीज़ें थी वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएंगी, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो हद मार के आगे आगे हमारे पास क्या होता जाएगा कि आर्टीरियल प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा, 120 फिर 120 फिर नॉर्मल हमारे पास जो है आर्टीरियल प्रेशर वाला ब्लड जो है वो रिटर्न होगा। जब नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर वाला ब्लड रिटर्न होगा तो घूम फिर के हमारे पास नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर वाला ब्लड एफरेंट आर्टीरियल पे दोबारा आएगा। अब दोबारा अगर ये हमारे पास इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मली हुई, सपोज करो समहाउ उसने और कर दी, एफरेंट आर्टीरियल पे अभी सपोज कर लो 130 मिलीमीटर मरकरी वाला ब्लड 130 मिलीमीटर मरकरी वाला ना ब्लड आया, उसने क्या किया, इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा दी, ठीक है। पहले कितना था 140, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंक्रीज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हुआ कि है ना ब्लड का प्रेशर डिक्रीज होता गया, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड वॉल्यूम था वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेस रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, लेस रीएब्जॉर्प्शन हो रही है तो हमारे पास क्या होगा कि लेस ब्लड वॉल्यूम अब दोबारा ब्लड में जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, आर्टीरियल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा अप टू द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 140 था, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो 130 हो गया, 10 मिलीमीटर हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कम करा दिया, बाकी रीएब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ होता गया आर्टीरियल प्रेशर। अब वो आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। डिक्रीज़ का मुराद ये है कि वो हाई से अप टू द नॉर्मल आता जाएगा, अप टू द नॉर्मल वाला ब्लड हमारे पास फिर जो है वो है ना विनस रिटर्न में जाएगा, विनस रिटर्न में जाएगा तो फिर हमारे पास हार्ट जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला ब्लड पंप करेगा। अब जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाला ब्लड दोबारा इस एफरेंट आर्टीरियल पे आएगा, सपोज करो वो नॉर्मल से 10 मिलीमीटर मरकरी ज़्यादा आ गया या 2 मिलीमीटर मरकरी ज़्यादा आ गया या थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोबारा ज़्यादा होगी। लेकिन इस बारी में अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास एफरेंट आर्टीरियल पे जो है ना ब्लड आएगा उसका इतना ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियल पे अब जो सेकंड साइकिल के अंदर ब्लड आया होगा उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इतना नहीं बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि एफरेंट पे ही बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ था जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कोप हो गया, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो गया। अब पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो है वो अपने अंदर ये ताकत रखते हैं, अब वो अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब वो देखेंगे कि भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई है, अब यहाँ से सपोज करो 130 था, अब इनका ब्लड प्रेशर हो गया सपोज ड्यू टू मोर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे हमने सेकंड साइकिल में देखा कि एफरेंट आर्टीरियल पे कितना आ गया, सेकंड साइकिल के अंदर 130, ठीक है, सेकंड साइकिल के अंदर हमारे पास कितना आ गया 130। अब ड्यू टू मोर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हमारे पास पेरिटिबुलर कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर आ जाता है, सपोज
इतनी वैल्यूज़ नहीं होती वहाँ पे, बस 5-10 ऐसा ही चक्कर होता है, ठीक है। लेकिन सपोज़ करो अगर हम तो क्योंकि है ना हाई एग्जैक्ट पढ़ रहे थे, सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया 90 मिलीमीटर मरकरी पे। अब 90 मिलीमीटर मरकरी जो है वो क्या है, वो 120 से बिलो है। तो अब ये हमारे पास क्या है कि अब ये हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराएगा, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास इस वेसल्स के अंदर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया होगा, ठीक है। अब वो क्या कराएगा, वो रीएब्जॉर्प्शन कराएगा ताकि हमारे पास जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नॉर्मल ब्लड प्रेशर अटेन हो जाए। दोबारा कह रहा हूँ, ये इतनी वैल्यूज़ नहीं होती। मुझे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या एपरल आर्टेरियोल्स के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज़ याद नहीं थी, तो मैंने ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ बनाई है, ये इतनी नहीं होती, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि है ना, सपोज कर लिया था हमने कि भाई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पे ड्यू टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास है ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो अब हमारे पास क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन होगी। यानी कि ड्यू टू मोर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मोर रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स ऑपरेट, ठीक है। सेकंड साइकिल के अंदर ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स ऑपरेट हो जाएगा और वो हमारे पास है ना क्या कराएगा कि अब वो हमारे पास डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम या डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर को बचाएगा और उसको इंक्रीज कर देगा अप टू द नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, बाय इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रिफ्लेक्स क्या करेगा कि सेकंड साइकिल के अंदर हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराएगा ताकि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज ना हो, ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज ना हो और नॉर्मल हमारे पास साइकिल्स कंटिन्यू होती रहे, ठीक। अब जो तीसरा वाला जो वो है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में समझाता हूँ।